हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी बातें जानी थी। ठीक है, अभी के पहले एक वीडियोस पूर्व वैदिक काल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं आज पूर्व वैदिक काल के बारे में आगे लेके चलना चाहूँगी आपको कि पूर्व वैदिक काल में आखिर हुआ क्या क्या था। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली जो क्लासेस हुई थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको कि पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोगों ने जाना था कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे या फिर वैदिक संस्कृत के ग्रंथों की इसमें रचना हुई थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने जानी थी, जैसे कि वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी और आर्यों को लिपि की जानकारी नहीं होने के कारण वेद जो है वो श्रवण परंपरा द्वारा यानी कि सुनने के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती गई, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। ठीक है, उसके आगे श्रुति साहित्य के बारे में हम लोगों ने देखा था कि श्रुति साहित्य में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे कि वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी आते हैं। इसके अलावा स्मृति साहित्य में मनुष्यों द्वारा रचित, ये मनुष्यों के द्वारा रचित हैं और इसमें वेदांग सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य, उनका मूल निवास स्थान कहाँ कहाँ था, किन किन लोगों के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के आखिर स्रोत हैं क्या, तो वो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI पॉइंट है फ्रेंड्स। कौन सा? बुगाल्स्कोई अभिलेख। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है और मैं आपको बोलूँगी कि अभी आप अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोगों ने जाना था कि बुगाल्स्कोई अभिलेख है, 1400 ईसा पूर्व से खोजा गया था। इसमें इंद्र, वरुण, नाशत और मित्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और फिर गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ये सब मृदभांड है कुछ। इसके अलावा विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि आर्यों ने आक्रमण किया था, लेकिन बाद में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो आर्य थे वो कहाँ आके बसे थे और उनके लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, फिर उनके लिए सर्वोत्तम नदी कौन सी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब आगे ये पिछली क्लासेस की थोड़ी सी जो वीडियो मैंने डाले थे उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब हमें आज जो पढ़ना है वो है वैदिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत। पीछे फ्रेंड्स याद कीजिए कि हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल को जानने के पुरातात्विक स्रोत, और आज हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे कि वैदिक काल को जानने के आखिर कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वेद हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, अब यहाँ से जितनी भी पॉइंट होंगे फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वैदिक काल से रिलेटेड। तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर किसी वेद की रचना हुई थी तो वो हुई थी ऋग्वेद की, और ऋग्वेद को ही सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए पूर्व वैदिक काल का जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हम लोग पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में आखिर था क्या क्या। ठीक है, 10 मंडल और 1028 सूक्त इसमें दिए गए हैं। सूक्त का अर्थ होता है फ्रेंड्स मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा दूसरे से 7वें मंडल तक जो मंडल है, दूसरे से नंबर से 7वें मंडल तक का, वो फ्रेंड्स प्राचीन मंडल के रूप में जाना जाता है। और 1 और 10, 1, 8 और 10 जो हैं वो नए मंडल के रूप में जाने जाते हैं। एक बात और आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि पहला मंडल और 10वां मंडल जो है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का संबंध किसी न किसी ऋषि से है
और साथ ही साथ दोस्तों कि हर मंडल में, प्रत्येक मंडल में कुछ न कुछ अलग बातें भी कही गई हैं, लिखी गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस मंडल का उल्लेख किस मंडल में क्या हमें मिलता है। द्वितीय मंडल, जो ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है फ्रेंड्स, उसमें हमें ग्रह समद ऋषि का उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र ऋषि संबंधित है, ये तीसरा मंडल जो है दोस्तों वो है हमारा विश्वामित्र ऋषि से संबंधित, और ये बहुत ज़्यादा चर्चित नाम है। विश्वामित्र जो ऋषि थे उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है, और इस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तृतीय मंडल में जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब आप सोचेंगे कि आपको इतना जानना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में को किस चीज का उल्लेख है या फिर गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, तो आपको इसलिए ये पॉइंट सब याद करने जरूरी हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चौथा मंडल जो है वो वामदेव से संबंधित है, और चौथे मंडल में कृषि से संबंधित बातें कही गई हैं। इसके अलावा पांचवा मंडल जो है दोस्तों वो अत्रि ऋषि से संबंधित है, और छठवां मंडल जो है वो भारद्वाज ऋषि से संबंधित है, और सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, और साथ ही साथ ये वरुण को समर्पित है। और इसके अलावा मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं सातवें मंडल से जो जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि एक दसराग युद्ध हुआ था, या फिर इसे दसराज युद्ध के भी नाम से जानते हैं। ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे, वो हम आगे देखेंगे। ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, और इस दसराज युद्ध या फिर दसराग युद्ध का जो उल्लेख है वो हमें सातवें मंडल में ही मिला है। सातवें मंडल में जो बातें लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि दसराग युद्ध भी हुआ था। आठवां मंडल जो है वो कण्व ऋषि से संबंधित है, और नौवें मंडल में अंगिरा ऋषि से ये नौवां मंडल संबंधित है, और प्लस इसमें क्या है, नौवें मंडल में सोम देवता का भी वर्णन हमें मिलता है। दसवां मंडल जो बाद में जोड़ा गया था फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहली बार पूर्व वैदिक काल में 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, याद रखेंगे आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन हमें यहीं से मिलता है 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। यानी कि आपने अभी इसके पहले जो भी चैप्टर देखे हैं, हड़प्पा सभ्यता देखे हैं, फिर वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, उसमें कहीं से भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लोग पूर्व वैदिक काल में आते हैं, तो पूर्व वैदिक काल के अंत में जाकर जब 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का हमें उल्लेख मिला है, यानी कि जब पूर्व वैदिक काल का जब लास्ट टाइम चल रहा था, अंतिम टाइम चल रहा था, और उत्तर वैदिक काल का समय आने वाला था, उस समय इस वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था। ठीक है, इतना तक आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे फ्रेंड्स एक आपके जीके जीएस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं यहाँ पे, कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व मानव विरासत के रूप में वेदों को शामिल किया गया है। ये आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ ही दिन हुए हैं जब वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद जो 4 वेद हैं, उन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व मानव विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब ऋग्वेद के जो पाठकर्ता थे, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, या फिर हम लोग उन्हें पाठकर्ता या फिर पुरोहित भी बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? तो उन्हें होत्री या होता कहा जाता था। ये पॉइंट जो है ये आप ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद के पुरोहित को या फिर पाठकर्ता को होत्री या होता कहा जाता था। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया भी है और आगे भी आता रहेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ ले फ्रेंड्स, तो इसमें आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये एक, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि
हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं से कभी भी कुछ चेंज नहीं होता, जो हमारा पीछे का इतिहास है वही हमें बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ऋग्वेद के पाठकर्ता पुरोहित को होत्री या होता कहते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है फ्रेंड्स, उसका नाम है ऐतरेय और कौशितकी। कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो भी ऐतरेय और कौशितकी हैं। यहाँ पे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐतरेय कौशितकी और उपनिषद भी ऐतरेय कौशितकी, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है फ्रेंड्स हमारा, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें मिलता है, यानी कि जो वैदिक काल में वैदिक काल में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में हमें कहीं से कोई राजा का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक काल में आते आते ऐसा साक्ष्य मिला है कि उस समय राजा का शासन होता था प्रजा पे, ठीक है। तो उसका पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वो मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण से। इसके अलावा ऋग्वेद का उपवेद भी है, और ऋग्वेद के उपवेद का नाम जो है वो आयुर्वेद है। इसमें चिकित्सा संबंधी वर्णन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और इसमें चिकित्सा संबंधी वर्णन दिए गए हैं, ठीक है। ये हो गई ऋग्वेद की बातें। अब दूसरा जो वेद है हमारा वो है सामवेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, ठीक है। सामवेद जो है फ्रेंड्स वो मुख्यतः गायन शैली में है, ठीक है। जो भी मंत्र इसमें उच्चारित किए गए हैं, जिस भी मंत्र का उच्चारण किया गया है वो गायन के रूप में, यानी कि उन्हें गाकर बताया गया है। और मंत्रों की संख्या इसमें लगभग जो है फ्रेंड्स वो 1549 है, या आप 1549 कह लें, जिसमें 75 मंत्रों को छोड़कर सभी जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा वेद है, ऋग्वेद पर ही आधारित दूसरा और कौन सा वेद है। तो आप आराम से ये आंसर दे सकते हो कि दूसरा जो वेद है जो ऋग्वेद पे आधारित है वो है सामवेद, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं, एक तो इसमें वही मंत्र गायन शैली में है, 1549 मंत्र हैं कुल सामवेद में, लेकिन जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें मुख्यतः स्थान दिया गया है सामवेद में, वो कैसे? गायन शैली में। और बाकी 75 मंत्र को छोड़कर बाकी सभी वही मंत्र हैं, 75 मंत्र जो हैं वो सामवेद में नए मंत्र हैं, और यहीं से गायन की शुरुआत होती है, इसलिए सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है, ठीक है। सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। यहाँ से आपके लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो है सामवेद, और दूसरा कि संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो वो है सामवेद। अब हमें ये देखना है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है। तो सामवेद का उपवेद कौन सा है फ्रेंड्स? गंधर्व वेद। इसमें गंधर्व वेद में क्या है? गंधर्व वेद में संगीत कला की शिक्षा दी गई है, ठीक है। सामवेद चूंकि संगीत से ही रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड क्या है फ्रेंड्स, सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, और इसका जो उपवेद आया है गंधर्व वेद, वो भी गंधर्व वेद में भी संगीत कला की शिक्षा ही दी जाती है, ठीक है। और ऋग्वेद का हम लोगों ने क्या देखा था? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था फ्रेंड्स? आयुर्वेद, ठीक है। उपनिषद, सामवेद के उपनिषद जो हैं, छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे पुराना उपनिषद है और इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और दूसरा जो उपनिषद है वो है जैमिनीय उपनिषद। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि छांदोग्य उपनिषद जो है, जो सामवेद का उपनिषद है, वो सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप क्या आंसर दोगे? सबसे पुराना उपनिषद जो है वो है छांदोग्य उपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद में ही देवकी पुत्र कृष्ण का हमें उल्लेख मिलता है। और जो दूसरा उपनिषद है वो है जैमिनीय उपनिषद। अब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तांडव और जैमिनीय, ठीक है। यहाँ भी आपको बस एक याद करना है, उपनिषद में एक छांदोग्य उपनिषद याद कर ले और जैमिनीय। जब आप ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं तो तांडव एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और दूसरा जो है वो उपनिषद से ही रिलेटेड है फ्रेंड्स, उपनिषद से ही संबंधित है वो, और वो कौन सा है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि तांडव जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें भूकंप आदि को नियंत्रित करने की विधि बताई गई है, और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड का उल्लेख मिलता है, ठीक है।
और सामवेद के पाठकर्ता या पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ये जितने मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग हल्के में ना लें, अच्छे से ध्यान से एक बार दो बार वीडियो को लगातार सुने, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं। अब जो तीसरा वेद है हमारा, वो कौन सा वेद है? तीसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है, और यह वेद यज्ञ कर्म से संबंधित है तथा 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, जो पहले ऋग्वेद में हम लोगों ने क्या देखा, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण किया गया है, 10 मंडल हैं। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है, और जब यजुर्वेद में आते हैं हम लोग, तो जो यज्ञ और जो काम हम लोग करते हैं उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है फ्रेंड्स। और इसे 2 भागों में विभाजित भी किया गया है। जो यजुर्वेद है उसे 2 भाग में विभाजित भी किया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद मंत्र पद के रूप में शामिल है इसमें, और कृष्ण यजुर्वेद में जो है वो मंत्र गद्य के रूप में शामिल है। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद का जो उपवेद है फ्रेंड्स वो है धनुर्वेद, और ये धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित ज्ञान हमें प्रदान करता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, इसमें तैत्तिरीय में अधिक अनाज उपजाए जाने का हमें संदेश मिला है, और शतपथ ब्राह्मण जो है फ्रेंड्स उसमें कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और मैं बता दूं कि आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है। ये जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, ये जो शतपथ ब्राह्मण है वो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ में ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें अधिक अनाज उपजाए जाने का संदेश दिया गया है। उपनिषद, ठीक है, यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, इसमें कठोपनिषद में क्या मिलता है हमें? यम नचिकेता के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। और बृहदारण्यक, इस जितने भी उपनिषद है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहदारण्यक में क्या मिलता है? याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों? तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। ये युद्ध कला से संबंधित जानकारी देते हैं हमें। और यजुर्वेद के पाठकर्ता या पुरोहित को अथर्वयु भी कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को या फिर पुरोहित को अथर्वयु कहते हैं। ये थी तीसरे वेद से जुड़ी यानी कि यजुर्वेद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब हम लोग आगे चौथा जो वेद है हमारा अथर्ववेद, उससे जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में देखेंगे। चौथे वेद अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? तो वो है बुरी आत्मा एवं बीमारियों को दूर करने के लिए जादू टोना के मंत्रों का संग्रह है इसमें, और यह अंतिम वेद है। ठीक है, यह जो है वो अंतिम वेद है, और इसलिए अथर्ववेद को वेदांत भी कहते हैं। अथर्ववेद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि अथर्ववेद की रचना एक तो बहुत बाद में हुई है, और दूसरी कि ये सबसे अंतिम वेद है। अथर्ववेद के बाद दूसरे किसी भी वेद की रचना नहीं हुई है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, और अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का जो है वो उल्लेख मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, और इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जब हम लोग आगे पूर्व वैदिक काल के जब राजकाज के बारे में देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल का समाज कैसा था, तो उसमें हम लोगों को मिलेगा सभा समिति। ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा दोस्तों? सभा समिति। और उसमें जो सभा समिति का जो जिक्र किया गया है वो अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और चांदी एवं गन्ना का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो इसी वेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। और इसके 3 उपनिषद हैं। ठीक है, अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। मुंडकोपनिषद जो सत्यमेव जयते, जो राजकीय चिन्ह हमारा है सत्यमेव जयते का, वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। दूसरा मांडुक्य उपनिषद,
मांडूक उपनिषद में 108 उपनिषदों का वर्णन है। और तीसरा जो है फ्रेंड्स वो है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद, मांडुक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये 3 उपनिषद है अथर्ववेद के। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ इसका जो है वो गोपथ है और इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ऐसा वेद है, अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जिसका मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपथ। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप यहाँ पे फंसेंगे नहीं। ठीक है, अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जिसका मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपथ, जिसमें राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद के पाठकर्ता पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं और उपवेद जो है वो बहुत आसान है याद करने में फ्रेंड्स। अर्थवेद भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे शिल्प वेद भी पूछा जा सकता है। शिल्प वेद में क्या है फ्रेंड्स, शिल्प संबंधित यहाँ पे ज्ञान दिए गए हैं अथर्ववेद के उपवेद में। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ वेदों की बात, 4 जो वेद हैं उनकी रचना कब हुई है। ठीक है, और फिर उनमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने हैं उसके बारे में कुछ बातें थी। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे आरण्यक, फिर उपनिषद, वेदांग, इन सब की भी रचना हुई है वैदिक काल में ही। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है जानना, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि वेदांग कितने हैं, वेदांग की संख्या 6 है। फिर आगे चल के स्मृति ग्रंथ की रचना हुई है। फिर कुछ स्मृतियां हैं जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको 4 वेदों के बारे में बताए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा जो है वो अथर्ववेद। और इनमें क्या क्या चीज़ दिए गए हैं, क्या कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैंने एक पूरे नोट्स में डाला है और उसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा या फिर जो ईमेल आईडी दिए गए हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हो अगर आप PDF नोट्स चाहते हो तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग आगे मिलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग और कुछ स्मृतियां हैं उनके बारे में, पुराणों की रचना हुई है वैदिक काल में उनके बारे में। इन सबको कंप्लीट करते हुए हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, अगली क्लासेस के साथ। थैंक यू।